नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, एक तरफ तो बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गया है। इंडी गठबंधन में अभी भी बंटवारे को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर मारामारी मची हुई है, लेकिन लालू परिवार तो एक और मामले में फंस गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि प्रोपेगेंडा करने के लिए जाना जाता है। अब उसी इकोसिस्टम के पुरानी जो करतूते हैं, पुराने जो काले कच्चे चिट्ठे हैं, वो खुलते जा रहे हैं। और उनमें से एक हैं जो सबसे बड़े वाले पत्रकार हैं, राजदीप। वो तो सोशल मीडिया पर माफी मांगते फिर रहे हैं आजकल। देखिए, वही बात है कि माफी मांग मतलब ऐसा नहीं कि उनका जमीर जाग गया हो या सत्य दिख गया हो। वो माफी मांगने के लिए दुर्दांत माफी मांगक हैं। वो कहते हैं ना कि आदतन अपराधी एक ऐसा व्यक्ति जो कई बार माफी मांग चुका है, बार बार माफी मांगता है, बार बार वही काम करता है। तो राजदीप सरदेसाई जो है उस तरीके की, देखिए माफी की जो भाषा है FYI, मतलब आपकी सूचना के लिए, मतलब कोई किसी ने इनको दिल से नहीं बल्कि ये किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं। और एक काली पट्टी में जब जब इन्होंने अपराध किया था 2011 के आसपास, एक स्टिंग ऑपरेशन, तब ये IBN 7 चैनल के संपादक हुआ करते थे। 2 चैनल चला करते थे, एक IBN 7 और एक CNN IBN करके। और इन चैनलों के ये संपादक थे। और हिंदी वाले चैनल के अपने आशुतोष जी थे, आशुतोष गुप्ता, जिनका नाम पूरा है आशुतोष के नाम से जाने जाते हैं। आजकल कांग्रेस पार्टी की वकालत करते हैं सारे चैनलों पर। तो उस जमाने में आपको ध्यान होगा, अगर बहुत सारे दर्शकों को याद होगा, कि बहुत सारे ऐसे शार्प शूटर मार्केट में पत्रकारिता के नाम पर घुमा करते थे। कोबरा पोस्ट, तहलका और ऐसे ही सब जहरीले जहरीले नाम होते थे। और वो लोग स्टिंग ऑपरेशन करते थे। और वो स्टिंग ऑपरेशन करके लाते थे। और किसी का भी आप कहिए कि आप ये स्टिंग ऑपरेशन चाहिए, वो कर देते थे। मतलब एक तरह से वो एक सुपारी पत्रकारिता का सबसे स्वर्ण काल था कि जब आपको किसी का भी स्टिंग ऑपरेशन करना हो। और ये इनका प्रिय चैनल था, इस पे बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन चला करते थे, जो CNN IBN और IBN 7 पे। अब IBN 7 का रूप बदल चुका है, अलग तरह का रूप हो चुका है, क्योंकि उसका मैनेजमेंट ही बदल चुका है। तो उस वक्त ये इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था दिल्ली के डबल एजेंट्स। मतलब दिल्ली के डबल एजेंट कौन है, तो अब ये उसमें उन्होंने दिखाया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। दिल्ली में जो थे वो MCD जो थी वो भाजपा की थी। और दिल्ली सरकार जो थी, सभा में कांग्रेस शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। तो उस समय एक राजनीतिक पूरा जाल, जो आज ये लोग कहते हैं कि बड़ा कि पत्रकारिता का काम सत्ता से सवाल पूछना होता है, तो सत्ता से नहीं सवाल पूछते थे। उस समय कांग्रेस के बिहाफ पे ये लोग सुपारी लिया करते थे। तो इन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया कि जो दिल्ली, दक्षिण दिल्ली का एक मुनीर का इलाका है, मुनीर का एक गांव, मतलब गांव कहा जाता है, गांव तो नहीं है, एक तरह से शहरी गांव है। तो वहां पर एक अवैध निर्माण का काम हो रहा है। और उसमें वहां के पार्षद जो प्रवीण सिंह टोकस है, वो रिश्वत ले रहे हैं। ये उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन के रूप में दिलाया कि वो सीधे शायद नहीं ले रहे हैं, उन्होंने अपने किसी एजेंट के थ्रू ले रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली में मतलब भ्रष्टाचार तो होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप किसी को भी रैंडमली उठाकर और भ्रष्ट नहीं कह सकते हो। भारत में भी ऐसा होता नहीं है कि आप किसी को भी, और वो भी टारगेटेड, अपनी जो एक सुपारी पत्रकारिता है वो उसके लिए आप ये काम करो। तो इन्होंने वहां पर ये स्टिंग ऑपरेशन चैनल पे चलाया, दिल्ली के डबल एजेंट, और पूरा तमाशा कि दिल्ली में अवैध निर्माण हो रहा है और ये भाजपा के पार्षद जो है वो ये करा रहे हैं। ये मामला फिर वहां से पहुंचता, जैसा कि होता था उस जमाने में, स्टिंग ऑपरेशन चैनल करते थे और तुरंत जो है एजेंसियां उसका संज्ञान लेती थी, जांच बैठती थी, सरकारें, मतलब लोग तलब करते किए जाते थे। और उन स्टिंग ऑपरेशन को कई बार कोर्ट में एक प्रमाण की तरह से दिखाया जाता था। बाद में लोगों ने समझा, धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ये स्टिंग ऑपरेशन भी अपने आप में एक फर्जीवाड़ा है। मतलब उस पर जांच हुई, कार्रवाई हुई। आज कितने, मेरे ख्याल से कितने साल हो गए, 15 साल तो ही गए। 15 साल के बाद जब ये स्थिति आई है कि आज ये माफी मांग रहा है, पता नहीं उसमें कोर्ट, मैं गूगल पे सर्च कर रहा था कि भाई इस केस में अभी चल क्या रहा है, मुझे कुछ मिला नहीं। तो यानी हो सकता है कि इन्होंने प्रीएम्प्टिव, कोई अगली डेट पड़ने वाली हो, उससे पहले ही ये माफी मांगकर पल्ला छुड़ाने की कोशिश में हो, या भगवान जाने, हो सकता है कि कोर्ट ने ही इनको डंडा मारा हो, कहा हो कि भाई माफी मांगो, तो इन्होंने माफी मांगी हो। लेकिन देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ही इन्होंने माफी मांगी है, थूक कर चाटा है। इसमें भी ये लिख रहे हैं, आखिरी पंक्ति जो है बड़ी ध्यान देने लायक है, कि वो लिखते क्या है कि ये जो है वो स्टिंग ऑपरेशन एक थर्ड पार्टी ने किया था, मतलब हमारे चैनल ने नहीं किया था, एक थर्ड पार्टी ने किया था, और मैं तो बस एंकर था, एक मासूम एंकर, एंकरिंग कर रहा था शो की, जबकि ये उस चैनल के संपादक थे। संपादक की जिम्मेदारी होती है खबरों के चयन का
तय होता है। अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन आता है तो एक एडिटर की जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कि वहां उसमें प्रामाणिकता है कि नहीं, सच्चाई है या नहीं है। वास्तव में इन्होंने सुपारी दी थी, सुपारी लेने वाला कोबरा पोस्ट था, और इन्होंने ऐसा करके उस वक्त की भाजपा सरकार दिल्ली में एक भ्रष्टाचार पर, चूंकि केंद्र सरकार घिरी हुई थी, भाजपा घेर रही थी, तो आपको भाजपा को लपेटना है भ्रष्टाचार के मुद्दे में, कहना कि तुम भी तो भ्रष्ट हो, तो आपने ये स्टिंग, ये सुपारी वाली पत्रकारिता की थी। ये वही मामला है, और इसलिए इनको अंततः माफी मांगनी पड़ी है। इनकी पता नहीं कितनी, मेरे ख्याल से एक आधा दर्जन से ज्यादा तो ये लिखित कोर्ट के ऑर्डर पर माफी मांग चुका ये व्यक्ति है। पर यहाँ पर एक चीज और है चंद्र प्रकाश जी, कि इसी ये जो माफीनामा है, क्लैरिफिकेशन एंड अपॉलॉजी, ये जिस तरह से सोशल मीडिया पर चुनिंदा जगहों पर डाला गया है, मेरे ख्याल से एक तो एक्स पर डाला गया, कहीं और भी डाला गया जहां कम लोग इसको देख पाए, लेकिन इसमें यहाँ पर वो ये भी मानते हैं कि मैं अपनी गलती मानता हूं कि हमने बिना वेरिफिकेशन के, बिना सबूतों के इस खबर को या इस स्टिंग ऑपरेशन को चलाया। सर, एक संपादक जो होता है, क्या वो किसी एक खबर को भी, स्टिंग ऑपरेशन तो भूल जाइए, एक खबर को भी बिना वेरिफिकेशन के चला सकता है? हमने तो ये सीखा है कि फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन, दोनों पक्षों की बात उस स्टोरी में जब तक ना हो तब तक वो ऑन एयर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये क्या, इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन बिना जाने पहचाने इन्होंने चला दिया, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी के एक काउंसलर थे, उनको बदनाम करना था। देखिए, ये एक सुपारी पत्रकारिता, जैसा मैंने कहा कि ये लोगों ने, और ये लंबे समय तक चला। एक बार आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि भाई अंतर केवल यही आया है कि पहले केवल एक ही पक्ष था, अब दोनों पक्ष सामने आ गए हैं, तो लगता है कि नहीं, ये कहां से, ये कैसे, आज की जर्नलिज्म ऐसी हो गई है। लेकिन एक समय था जब एक ही पक्ष था, एक ही सारा ढोल बजती थी, एक ही तमाशे होते थे, और कोई दूसरा पक्ष था ही नहीं। तो ये बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े संपादक, बड़े बड़े पत्रकार बड़े बड़े कांड करते थे। तो अब जैसे इसमें आपने कहा कि कुछ जगहों पे एक्स पे डाला, तो ये जो एक छोटे फॉन्ट, 7 फॉन्ट में जो लिखी हुई, मैं अंग्रेजी में लिखी हुई, भाई ये आपने ये जो तमाशा किया था वो तो हिंदी में था, हिंदी चैनल पे आपने दिखाया था। और ये जो आप माफी मांग रहे हो वो 7 फॉन्ट में, कि अगर कोई चश्मा ना लगाए तो पढ़ भी ना पाए, दूरबीन लगाकर पढ़ना पड़ेगा ये माफी। अंग्रेजी में बिल्कुल आपने विक्टोरियन अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि इसको पढ़ने में, समझने में किसी को कम से कम नहीं तो कॉन्वेंट एजुकेटेड होना पड़ेगा। और आपने जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था उसकी भाषा कुछ और थी। एक वीडियो भी इन्होंने जारी किया है, वो भी अंग्रेजी में ही है। और मजे की बात है कि ये आपका वर्तमान चैनल है, उस वर्तमान चैनल में आप के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करके वहां के न्यूज रूम में आपने एक संदेश रिकॉर्ड किया है, और आप उसमें वही सो कॉल्ड माफी, जो यही संदेश है, इसी को आपने दोबारा पढ़ा है। और उस ऑडियो, चूंकि ऑडियो विजुअल का थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट होता है, लोग पढ़ते कम है, देखते ज्यादा है, तो उसको उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे उनकी उतनी रीच नहीं है, उतनी उनकी व्यूअरशिप नहीं है, तो उन्होंने इसको ट्विटर या फेसबुक पे डालने के बजाय वीडियो मैसेज को इंस्टाग्राम पे, लेकिन वहां से भी लोग ढूंढ लाए कहीं से, और फिर उसके बाद अब इनकी थू हो रही है। होता ना कि एक अपराध करना, एक होता है गलती से, क्योंकि कई बारी आप मीडिया में कर रहे हैं, कई बारी चीजें गलत चली जाती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि और सब जानते हैं कि सबसे गलतियां होती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आदमी बहुत ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ तुरंत उस खबर को हटाता है, माफी मांगता है। लेकिन इन लोगों ने उस चीज को एक अपराध, एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट की तरह, एक क्राइम, एक क्रिमिनल, एक जो माफिया की तरह से उस कार्य को किया है। जिसमें एक सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपको याद होगा कि मेरे ख्याल से 2000 के ही कुछ इसी समय के आसपास का मामला था कि एक डॉक्टर अग्रवाल थे नोएडा के, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नोएडा के वो डॉक्टर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, सरकारी डॉक्टर थे। और इसी IBN 7 चैनल ने, इसी राजदीप सरदेसाई ने, आशुतोष गुप्ता ने, और उसके ओनर थे तब राघव बहल जो है वो भी एक बहुत बड़े पुराने पापी हैं, मतलब बड़ा ऊंचा नाम है उनका, लेकिन बड़ा काम तो बड़ा ही उनका अद्भुत है। तो ये उन्होंने डॉक्टर अग्रवाल को एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया था, डॉक्टर शैतान, मोटे मोटे अक्षरों में डॉक्टर शैतान, नोएडा में डॉक्टर शैतान, डॉक्टर शैतान। और डॉक्टर शैतान क्या करता था, वो बच्चों के हाथ पांव काटकर उनको भिखारी बनाता था। भिखारी गिरोहों के लिए वो सरकारी अस्पताल में बच्चों के हाथ पांव काटकर उनको अपंग बना देता है, ऐसा उन लोगों ने दिखाया। अगले दिन वो डॉक्टर साहब यहाँ नोएडा में ही बड़े, मतलब जो लोग उनको जानते हैं, मैं तो नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे लोग बताते हैं कि बड़े शरीफ और सज्जन व्यक्ति हैं वो। उन डॉक्टर साहब के घर पर उनकी बीवी बच्चे, उनके परिवार रहता था, उनके घर पर पथराव हुआ, और किसी तरीके से पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन किया। बाद में सारी जांचों में पता चला कि उन्होंने ऐसा कोई, ना तो आज तक कोई ऑपरेशन किया है, ना कोई मामला है, लेकिन उनसे हो सकता है कि कुछ वसूली के लिए मांगा हो। जब नहीं मिला इनको, तो इन्होंने उनको स्टिंग ऑपरेशन में फंसा दिया। यही राजदीप सरदेसाई, यही आशुतोष गुप्ता, और इन पे केस चल रहा है, पेंडिंग है अभी।
आज तक उसमें भी न्याय नहीं हुआ। हो सकता है कल ये माफी मांगकर उसमें भी पल्ला छुड़ा के भाग जाए कि भाई वो तो थर्ड पार्टी ने किया था, फोर्थ पार्टी ने किया था, और हम तो शरीफ लोग हैं, हम तो बड़े महान लोग हैं, और आज हम पत्रकारों को कैसे पत्रकारिता हो, सरकार कैसे चले, डिप्लोमेसी कैसे हो, दुनिया कैसे चले, ट्रंप क्या करें, मोदी क्या करें, मैं बताऊंगा। तो ये सारे ये वो रंगे सियार हैं जिनके खाद खून से रंगे हुए हैं। एक व्यक्ति, एक शरीफ डॉक्टर को इन्होंने इस तरीके से ट्रॉमेटाइज किया था, और ये आज भी बेशर्म निर्लज्ज की तरह से इसी शहर में रह रहे हैं, और लोग अब भूल चुके हैं इनके कुकर्मों को। पर चंद्र प्रकाश जी, जो नुकसान उन पार्षद को हुआ, जो नुकसान इन डॉक्टर साहब को हुआ, उसकी भरपाई भी तो करनी चाहिए ना इनको। ये जो काले सी पट्टी पे छोटे छोटे अक्षरों में ये क्लैरिफिकेशन अपॉलॉजी लिख दी है, कोई फॉर्मेलिटी पूरी की है, तो इसकी एवज में और सजाएं भी तो ऐसे लोगों को होनी चाहिए। क्योंकि आप याद कीजिए, वो जो 3 कृषि कानून थे, उसको लेकर जो बड़ा 26 जनवरी के आसपास बड़ा हंगामा किया था उन तथाकथित सो कॉल्ड किसानों ने, और जब वो पहुंच गए थे लाल किले पर, आप याद कीजिए, उस वक्त राजदीप सरदेसाई ने ही एक्स पर एक खबर डाली थी कि एक प्रदर्शनकारी की मौत पुलिस की गोली से हो गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो क्या चाह रहे थे वो उस वक्त? वो वाली फेक न्यूज भी तो उन्होंने ही चलाई थी। तो ये तो आदतन हुए ना। देखिए, डिफेमेशन का कानून है जो कि अपने आप में बड़ा कड़ा कानून है। राहुल गांधी को भी उसी में सजा हुई थी कि आपको 2 साल की सजा हो सकती है, आप पे तरह तरह का जुर्माना हो सकता है। लेकिन देखिए, लोकतंत्र में वही कहते हैं कि आप सजा दे दोगे, कर दोगे, क्या होगा। लेकिन एक लोक लाज जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है पत्रकारिता में, और बहुत सारे ऐसे पेशे हैं जिसमें आप, जब तक आपकी विश्वसनीयता तभी तक है जब तक आप पर एक आपकी विश्वसनीयता, मतलब आप एक निष्ठा के साथ काम कर रहे हो, आपकी कुछ एथिक्स है। लेकिन ये वो गिरोह है जिन्होंने छुप कर हमले किए, जिन्होंने एकदम बिल्कुल शार्प शूटर की तरह से कार्य किए, जिन्होंने, इनको कोई किसी तरह का, मतलब आपका प्रश्न समझ रहा हूं कि भाई कानून के तहत इनको सजा होनी चाहिए, लेकिन इनको सजा अगर हो भी जाएगी तो इनके पास वकीलों की इतनी बड़ी फौज है, इनके पास अपना प्रोटेक्शन है। अगर कल को ये जेल जाएंगे तो कहेंगे भारत में पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है। और हो सकता है हम ही, आप जो सोचे कि अरे यार मोदी को क्या जरूरत है यार, मतलब एक पत्रकार को जेल भेजने की, हम ही लोग कहीं ना कहीं सिंपैथी इनके लिए डेवलप कर ले जाएं। मतलब देखिए, इनके अपराधों की अगर आप सूची सोचेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आदमी आज भी भारत के सबसे बड़े एक मीडिया समूह में संपादकीय पद पर है, और लगातार वहां रहते हुए भी इन्होंने झूठ फैलाए, ऐसे से झूठ फैलाए हैं कि आपको कल्पना से भी, मतलब इसमें देखिए, जितने भी ये स्टिंग ऑपरेटर्स की जो फौज थी, इन्होंने जब 2012 के आसपास, 13 के आसपास जब आम आदमी पड़ी तो सब पार्टी बनी, तो ये सब आम आदमी पार्टी में बहुत सारे चले गए, जिसमें से कुछ, मतलब नाम मैं नहीं लूंगा उसमें से उनमें, लेकिन वो सब इनकी स्टिंग ऑपरेशन जो गैंग थी, जिसमें से आशुतोष का नाम तो सब जानते ही हैं, बाकी और भी लोग थे जो स्टिंग ऑपरेशन अलग अलग चैनलों में किया करते थे, यही शूटर का काम, और वहां पर जाके ये नेता बन गए। समय के साथ साथ सब अब क्या कर रहे हैं भगवान जाने, उनके बारे में मालूम नहीं। इन्होंने बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन किए थे हिंदू साधु संतों पर। इनका एक बहुत विषय पसंदीदा था कि हर हिंदू साधु संत जिसकी भी फैन फॉलोइंग बड़ी है, जिसका भी दर्द, उसको जाकर एक कैमरा लगा लो और फिर उससे कुछ ऐसी बातें करो। अच्छा, कई बार लोगों के कुछ ऐसे क्षण होते हैं, कई बार लोग मजाक में कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कई बार नहीं भी बोलते हैं, तो आप उस बात का ही कोई, अगर वो किसी और के बारे में बोल रहे हैं तो आप कट सही जगह पे लगाओ, इन आउट सही जगह पे लगाओ, आप पूरी की पूरी बात का अर्थ बदल सकते हो। जैसे वो क्लिप कटुए के नाम से जो मशहूर है व्यक्ति, जिसने नुपुर शर्मा के साथ जो काम किया था कि भाई आपने एक सही जगह इन आउट लगाया और आप उसको पब्लिक में डाल दो, अर्थ बदल जाता है। तो ये लोग यही काम किया करते थे, इनका ये पेशा था, ये इस चीज के एक्सपर्ट थे। तो ये इन्होंने जो जिस तरीके से किया, बहुत सारे साधु संतों को फंसाया, और आज हम उनमें से ज्यादातर को हम सोचते हैं कि यार ये तो फंसा था, ये तो वो था, उनके पर केस चला, भगवान जाने, हमारे ऐसा कोई तंत्र भी नहीं है फॉलो अप करने का कि उनका क्या हुआ। इसके अलावा यही, जैसे राघव बहल का चैनल था, वो मतलब जिनकी बात अभी चर्चा में आई, तो राघव बहल का एक, बाद में उन्होंने चैनल से हट के क्विंट नाम का एक पोर्टल शुरू किया था। उस क्विंट ने क्या काम किया था, क्विंट के छोटे छोटे दो मैं आपको अपराध बताता हूं कि उनकी एक रिपोर्टर ने जाकर नागपुर में या कहीं महाराष्ट्र के किसी मिलिट्री कैंटोनमेंट इलाके में कूदकर, और वहां पर एक मिलिट्री के सार्जेंट का स्टिंग ऑपरेशन किया। उसने, जैसे होता है कि हर कोई अपने बॉस से थोड़ा थोड़ा दुखी होता ही है, तो उसने अपने जो बॉस था उसको कुछ लेके ऐसी बात कह दी, उसको इन्होंने आके क्विंट पे एयर कर दिया। उसको जब ये पता चला, उसको लगा कि अब यार मेरे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जाएगी। इसी क्विंट का काम था। इसी तरीके से इसी क्विंट ने एक और कांड किया था, जो कुलभूषण जाधव का नाम आपको याद होगा, जो पाकिस्तान की जेल में रॉ का एजेंट के नाम पर जिनको बंद किया गया है। इसी चैनल ने, मतलब राघव बहल के चैनल ने, क्विंट ने एक वो चलाया स्टिंग ऑपरेशन, और ये दिखाया कि कुलभूषण जाधव के गांव वाले या उनके मित्र कह रहे हैं कि हाँ हाँ वो तो रॉ का एजेंट था और वो पाकिस्तान में पकड़ा गया। आपने क्यों चलाया था उसको? क्या आपको नहीं पता कि उसको यूज करेगा पाकिस्तान?
पाकिस्तान उसको दिखाकर जो है वो कल को उसको फांसी पे टांग देगा। तो इस तरीके के अपराध इन लोगों के उसमें हैं। और जैसे है एक आपने बताया है कि इन्होंने किस तरीके से लाल किले पर जो किसान आंदोलन के समय इन्होंने अफवाह फैलाई थी कि एक किसान की गोली लगने से मौत हुई, जबकि वहां पे वो स्टंट कर रहा था। जबकि देखिए अब देखिए वो कितना घातक था, वो एक आपराधिक फेक न्यूज थी, वो एक ऐसी फेक न्यूज नहीं थी जिसके लिए आपको जस्ट अंदर केवल आपको कर सकते, उससे दंगा भड़क सकता था, उससे कोई हो सकता है नेपाल जैसे विद्रोह की स्थिति हो जाती। वो तो दिल्ली पुलिस थी जिसने समय रहते संभाला और इस व्यक्ति को माफी मांगने पर मजबूर किया, वरना उसमें भी ये माफी मांगने को तैयार नहीं था। और उसके बाद उस चैनल में वो रहा, ससम्मान आज भी संपादक है, बहसों में चैनलों में उसको स्थान दिया जाता है। और क्या कहा जाए, ये विचित्र स्थिति है, ये तो इनका इतिहास है। और फिर आप याद कीजिए कि ये दो मामले में स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, यहाँ पर भी तो सोहराबुद्दीन वाले मामले में भी तो फॉल्स रिपोर्टिंग करने के लिए माफी मांगी थी इन जनाब ने। देखिए ये तो अद्भुत केस है, ये एक ऐसा केस है जिसके लिए मतलब मुझे लगता है कि और कोई देश होता और कोई सरकार और पार्टी होती। मतलब देखिए कई बार लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो अपने शत्रुओं के साथ क्यों, आखिर मतलब जो लोग शत्रु हैं उनसे इतनी नरमी क्यों करते हैं, या इन्होंने कई चीजों में मतलब जो एक होता है ना कि इन्होंने अपने बदलों को भी नहीं लिया है, जो जिन्होंने इनके साथ सीधे इनके साथ अन्याय किया है उनको भी इन्होंने माफ कर दिया। अब पता नहीं भगवान जाने ये उनकी गलती है या रणनीति है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन 2007-8 की बात है, इन्होंने आईबीएन चैनल पर एक सोहराबुद्दीन पर एक ये दिखाया, जो सोहराबुद्दीन जो एक अपराधी था, गुजरात और राजस्थान के बीच के एरिया में वो करा करता था, तो उसका एक एनकाउंटर हुआ, उसको वहां पर पुलिस ने मार दिया। उसको इन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर था और अमित शाह के आदेश पर किया गया। और ये लंबा चौड़ा कार्यक्रम, इन्होंने खूब तमाशे किए, बड़े लाइव, और ये वो इनका रिएक्शन उनका रिएक्शन, सब कांग्रेस पार्टी का पूरा तंत्र इन्होंने झोंका उसमें, और एक स्टिंग ऑपरेशन चलाई जिसमें गुजरात के गृह मंत्री को इन्होंने, गृह मंत्री मतलब अमित शाह को इन्होंने ये कहा कि इनके आदेश पर ये स्टिंग ऑपरेशन, मतलब मारा कौन गया था, एक अपराधी मारा गया था, एक गुंडा माफिया मारा गया था, लेकिन उसके लिए इतना सीन क्रिएट किया। और फिर उसका परिणाम हुआ कि वो, अच्छा 2007 में ये हुआ था, और मेरे ख्याल से जहां तक मैंने गलत नहीं हूं 2008 में इनको पद्मश्री मिला। इसी कार्यक्रम के एवज में सोनिया गांधी की रिकमेंडेशन पे इस व्यक्ति को पद्मश्री मिलता है। और फिर उसके बाद ये केस आगे बढ़ता है, मतलब ये इस पूरे कार्यक्रम को एक सबूत की तरह कोर्ट में पेश किया जाता है, और पूरे जो एक फर्जी कहानी बताई जाती है वही जो है बिल्कुल कोर्ट की इंक्वायरी में पुलिस का, मतलब जो जांच की जो सीबीआई और उस समय जो तमाम एजेंसियों को झोंका था नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट, वो इसी कहानी को, एक चैनल की बनाई कहानी को वो कोर्ट में रखते हैं। अल्टीमेटली जितने गवाह थे, जितनी कहानियां थी, जितनी पूरी झूठ थी, सब बिल्कुल झूठ साबित हुई। मतलब एक व्यक्ति का एक बयान सत्य सिद्ध नहीं हुआ, चैनल की पूरी रिपोर्ट फर्जी साबित हुई। राजदीप सरदेसाई ने तब एकदम बिल्कुल ये कहा था कि हाँ मैं मानता हूं कि मैंने पूरी तरह से ये फर्जी रिपोर्टिंग की थी। अब आप सोचिए कि किस देश में वहां का एक सत्ता, और ये विषय जो है 2016-17 के आसपास ये इन्होंने माफी मांगी है। तो मतलब जिस देश में आकर, मतलब अब तो अमित शाह सत्ता में है, अब तो नरेंद्र मोदी सत्ता में है, आज भी इनकी दाल रोटी चल रही है। जिस समय इन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप ज्वाइन किया था तो उस समय बताते हैं कि कुछ मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ 30-40 लाख रुपए का पैकेज इनका हुआ करता था उस जमाने में। आज कितना होगा? तो ये व्यक्ति की, और सबसे बड़ी बात है कि आज भी ये वही कर रहा है। देखिए पैसे महत्वपूर्ण नहीं है, आप एम्प्लॉयड हो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आप कर क्या रहे हो? आज भी वही फेक न्यूज कर रहे हो, आज भी वही घृणा फैला रहे हो, आज भी हिंदुस्तान के साथ के खिलाफ वही षड्यंत्र कर रहे हो। तो आपके पीछे है कौन? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, इनके पीछे है कौन? और एक दूसरा मामला देख लीजिए, विस्टास का, ये जो सेंट्रल विस्टा वाला मामला था, इसकी खबरें भी इन्होंने तो फैलाई थी कि वो देखिए जी अभी बना ही है और पहली मॉनसून में इसके अंदर पानी घुस गया। ये खबर तो इंटरनेशनल लेवल तक गई थी सर। बिल्कुल, ये इन्होंने फोटो, एक फर्जी फोटो कहीं की लेके आए, और 2022 की बात है ये, 2022 में जब बारिश में इन्होंने दिखाया कि सेंट्रल विस्टा में पानी भर गया है। मतलब ये भारत, ये काले लोग, भारत के गंदे इंडियंस, डर्टी इंडियंस कुछ भी बनाए तो वो कैसे बना सकते हैं? गोरे लोग बनाते हैं। देखो हमारा गोरा साहब ने बनाया पार्लियामेंट, आज भी इतना अच्छा है। देखो हमारे गोरा साहब ने बनाया कनॉट प्लेस, आज भी इतना अच्छा है। भारत को आप कहीं से भी नीचा दिखा सकते हो, कहीं से भी गंदा दिखा सकते हो, कहीं से भी असभ्य और हिंदू धर्म को नीचा दिखा सकते हो। ये इनका प्रयास है, ये भी उसी का एक खेल था। सर एक और स्टिंग ऑपरेशन था जो इन्होंने किया था, लेकिन बाद में उसको एयर नहीं किया था।
वो कैश फॉर वोट मामले से जुड़ा हुआ था, जो संसद के अंदर नोटों की गड्डियां लहराई गई थी, और उसको दिन भर ये चलाते रहे कि अभी दिखाएंगे, 6 बजे दिखाएंगे, फिर उसको दिखाया नहीं गया था, बल्कि जो टेप था, कैसेट था, कहीं और पहुंच गया था। वो क्या था? देखिए वो भी अद्भुत था। मतलब मैंने अभी पद्मश्री के लिए क्रेडिट वो सोहराबुद्दीन एनकाउंटर दे दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो था वही समय पीरियड एक ही था, जो कैश फॉरवर्ड, आपको याद होगा, जो संसद में भाजपा के 3 नेताओं को, 3 सांसदों को खरीदने का प्रयास हुआ था। फग्गन सिंह कुलस्ते थे और 2 और सांसद थे, जिनको कहीं बुलाकर, और ये लोग भी गए और ट्रैप लेने के लिए, और साथ में उन्होंने, उनको लगा कि देश का सबसे बड़ा पत्रकार संपादक जो है राजदीप सरदेसाई है, उस पीरियड में यही थे, काफी बड़े इनका स्टारडम था। तो इनको भाजपा ने बताया कि भाई देखो, ऐसे से हमारे 3 सांसदों को पैसे का ऑफर किया गया है, तो राजदीप जी आप अपने कैमरामैन को भेज दीजिए। हम भी अपना भेज सकते थे, लेकिन आप चैनल हो, तो आप अगर स्टिंग ऑपरेशन करोगे तो प्रामाणिकता रहेगी, हम करेंगे तो हमारी बात कौन सुनेगा। तो इन्होंने अपने स्टिंग ऑपरेशन के लिए रिपोर्टर को भेजा, रात भर ही ऑफिस में रुके रहे। जब वो उसका जो पीटू चिप पे रिकॉर्डिंग होती थी तब, तो वो जब लेके आया रिपोर्टर और उसने इनको दिया, उन्होंने कहा तुम जाओ। अगले दिन बेचारा रिपोर्टर सोचा कि उसने जीवन भर का सबसे बड़ा काम किया है, सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिससे सरकार हिल जाएगी, आज तो मनमोहन सरकार गिर जाएगी। और सुबह जब उसने उठकर टीवी खोला तो देखा कि ऐसा कोई स्टिंग ऑपरेशन चल नहीं रहा है। थोड़ा सा इन्होंने कुछ कुछ माहौल बनाया था जो आप कह रही हैं, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन कहते रहे थे, चूंकि भाजपा को लगा कि भाई इन्होंने किया था कमिट, तो कुछ कुछ बोला, लेकिन वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं दिखाया। फिर बाद में पता चला कि राजदीप जी सी उसी रात जाकर इन्होंने 10 जनपथ में सोनिया गांधी के चरणों में वो पीटू चिप रख दी थी, और ताकि उसकी कोई प्रामाणिकता भी, मतलब वो भी ना रहे, वो रख लें, और उसके बदले में हो सकता है कि उन्होंने जो ये पद्मश्री है प्राप्त किया हो, और उन्होंने अपनी कांग्रेस के प्रति वफादारी को पूरी तरह से 100% और पूरे मतलब एक निष्ठा के साथ उन्होंने, आज जो गोदी 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 ये करते हैं, गोदी पत्रकारिता, गोदी जर्नलिज्म, असली गोदी में कब से ये लोग बैठे हुए थे और क्या क्या कर रहे थे उस गोदी में, ये सब, ये कहानियां जो है, दंत कथाएं जो है, वो अभी लोगों को भूल जाती हैं। लोग कई जानते तो सब हैं, लेकिन समय के साथ साथ लोग भूल भी जाते हैं कि इनके कुकर्म कितने बड़े बड़े हैं, मतलब कितनी बड़ी बड़ी इनकी कहानियां हैं। मतलब सोचिए कि ये वो व्यक्ति है जिसने 13 दिसंबर संसद हमला, तो ये बहुत खुश हुआ कि वल्चर, मतलब उसने कहा कि वी आर लाइक वल्चर्स, तो वल्चर मतलब हम गिद्ध हैं। तो मतलब ये व्यक्ति अपने अंदर से गिद्ध है, और ये व्यक्ति को सिर्फ मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, देखिए पूरा एक तंत्र है, एक पूरी पत्रकारों की एक मंडली है जो लंबे समय तक रही, और उन्होंने संपादकों की जो इनकी मठाधीशी चलती रही, ये लोग जो है वो वल्चर्स ही थे, और ये इनको हर हमला, हर देश पर के खिलाफ कोई हो रहा कार्य, इनको बहुत बढ़िया जर्नलिज्म दिखाई देता था। ये कोई भी जो एक कांग्रेस को समस्या में डालने वाली चीज होती थी, उसको ये छुपाते थे। ये किसी भी भाजपा, जब भ्रष्टाचार पे कांग्रेस घिर रही हो, तो भाजपा के एक छोटे से पार्षद को पकड़ के दबोच दो, होगी ये तो पैसे ले रहा है, वो बेचारा अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाएगा। मुनीरका का छोटा सा मोटा नेता कितना डिफेंड करेगा, वो तो मतलब आज भाजपा 10 साल से सत्ता में है, 15 साल लग गए उसको न्याय पाने में। मतलब अगर देखा जाए प्रवीण टोकस को, तो 15 साल लग गए जब उसकी पार्टी सत्ता में है। तो ये तो स्थिति है। आप याद कीजिए कि बीजेपी के जो एक अध्यक्ष हुआ करते थे, बंगारू लक्ष्मण, 1 लाख की रिश्वत के लिए उनके खिलाफ भी एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। उनके से उनका पद चला गया, अब तो बेचारे दुनिया में भी नहीं है, लेकिन आप सोचिए बाद में पता चला था कि उन्होंने ऐसी कोई रिश्वत ही नहीं ली थी। बिल्कुल, देखिए ये मतलब स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर इस देश में जो स्कैम हुआ है ना, ये, और इसके ये करने वाले सारे पत्रकार जो हैं वो आज भी इसी देश में रहते हैं, बड़े बड़ी मैगजीनों में लिखते हैं, बड़े बड़े उनके संपादक हैं अभी भी, और ये गोदी मीडिया की गाली भी देते हैं इस सरकार को। ये सारे वो लोग हैं जो इस देश में आज कुछ जो है चैनलों पर बैठ के बताते हैं कि पत्रकारिता कैसे होनी चाहिए, क्या क्या गड़बड़ हो रहा है, नैतिकता क्या होती है, सरकार को कैसे काम करना चाहिए, दुनिया भर की थ्योरीज लेके बैठे हुए हैं। और ये सबके पीछे इनके केसेस हैं, कोई पॉक्सो के केस में है, कोई जो है वो भ्रष्टाचार के केस में है, कोई जो है वो डिफेमेशन के केस में है, और इन सब के केसेस ओपन एंड शट है। ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ वो किया था। तो जो बंगारू लक्ष्मण का केस था उसमें भी तहलका थी, तब तहलका का बड़ा तहलका हुआ करता था, जिसके संपादक जी जो है वो एक गोवा में एक लिफ्ट के अंदर एक बच्ची के साथ, अपनी इंटर्न के साथ गलत हरकत करते हुए पकड़े गए थे, और साफ साफ बचा लिए गए थे। वो अल्टीमेटली वो पीड़िता जो है वो थक गई कि उसको न्याय नहीं मिल सकता है इस देश सिस्टम में। तो ये वो तरुण तेजपाल और ये पूरी एक गैंग है,
ये पूरे इतिहास को देखिए, इन पूरे जिस तरीके के इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किए हैं वोटिंग से ठीक पहले, आपको याद होगा ऑपरेशन दुर्योधन, दुशासन, पता नहीं क्या क्या चला करता था, और वो कल चुनाव होने वाला है, वोट पड़ने वाला है, आज वो स्टिंग ऑपरेशन करते थे और वो सारे फर्जी निकले। बंगारू लक्ष्मण का जो पूरा स्टिंग ऑपरेशन था वो फर्जी था। इसी तरीके से इन्होंने एक धर्मांतरण के खिलाफ काम कर रहे थे, दिलीप सिंह जूदेव जो छत्तीसगढ़ के नेता, अरे भाई व्यक्ति एक हल्के फुल्के, हम लोग नहीं कहते कि भाई पैसे से बढ़ के क्या है भाई, तो पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से बढ़ के भी नहीं, मतलब कुछ ऐसा उन्होंने एक शेर पढ़ दिया, बस वो हिस्सा निकाल के इन आउट। अरे भाई हम सभी अपने जीवन में प्राइवेट, आप किसी के बेडरूम में घुस के उसके कुछ हल्के फुल्के क्षणों को आप रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि उस जमाने में लोग नहीं जानते थे, कैमरा होता नहीं था इतनी आसानी से उपलब्ध, मोबाइल फोन होते नहीं थे, उस जमाने में ये बटन कैमरा लगा लगा कर जगह जगह शूट करते थे, फिर उस व्यक्ति को ब्लैकमेल करते थे, वो मर गए। मतलब इतनी कम उम्र में क्या सदमा रहा होगा। जो बंगारू लक्ष्मण थे वो आज ये दलित 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 का इतना तमाशा करते हैं, वो भी तो दलित था। वो व्यक्ति जिस तरीके से, जिस अपमानजनक तरीके से, मतलब किसी भी व्यक्ति को एक पार्टी के सर्वोच्च पद पर पहुंचा हुआ व्यक्ति, मतलब ये स्थिति हो जाती है कि ना तो कोई उनका साथ दे पाता है, ना कोई उनको डिफेंड कर पाता है। आज हम लोग सोचकर दुख होता है कि मतलब एक व्यक्ति इतनी दुखद मृत्यु को उसने प्राप्त किया, इतनी अपमानजनक, और इसको करने वाले कौन लोग हैं आज भी घूम रहे हैं इस देश में। और ये राजदीप सरदेसाई, ऐसे लोग जो उसको करने वाले हैं, ये माफी मांगकर छूट रहे हैं। तो ये एक बड़ा एक विचित्र स्थिति है। अब इसको क्या कहा जाए और क्या किया जाए, इसका कुछ, इसी राजदीप सरदेसाई से बात याद आई कि इन्होंने अभी कितना, ये मतलब आदतन अपराधी की बात आ रही है, तो अभी प्रणब मुखर्जी जब बीमार थे, अभी स्वस्थ थे, अभी उनका, इन्होंने ट्वीट कर दिया कि प्रणब मुखर्जी मर गए। मतलब क्या है, आप किस तरह के संपादक हो भाई? एक संपादक होता है कि भाई परिवार के किसी से बात कर लेता है, भाई एक बार कंफर्मेशन है कि तो करता है सर, किसी खबर को वेरीफाई तो करता है। जिस तरीके के इतिहासकार बनाए गए कि भाई तुम इतिहास बनाओ, मतलब इतिहास को तुम पढ़ो और फिर वो इतिहास थोप दो, ये उस तरीके के पत्रकार थे कि तुम खबर को बनाओ, स्ट्रक्चर करो और फिर उसको जनता पर थोप दो। इतने सालों तक जितने भी इस तरीके की स्टिंग ऑपरेशन हुए, अमित शाह भी करा, एक सुना था मैंने कि कमेटी बना रहे हैं कि जितने देश भर में जितने भी आज तक आंदोलन हुए हैं, मैन्युफैक्चर्ड आंदोलन, उनकी जांच होगी। उसी तरीके से भारत में जितने भी ये फर्जी स्टिंग ऑपरेशन, जितने भी हिट जॉब हुए हैं जर्नलिज्म के आड़ में, ये सब जिंदा है और इन सबको पकड़कर और इनको उसकी सजा दी जानी जरूरत है। ये डिफेमेशन में ये बच जाएंगे। डिफेमेशन में इनका एक हथियार है कि माफी मांगो और कह दो, क्योंकि अब तो सब चैनल बदल चुके हैं, किसी का कुछ स्टेक पे नहीं है। इनको सजा किसी ना किसी स्तर पर दी जानी चाहिए, क्योंकि इसके साथ किसी न किसी की कॉस्ट इन्वॉल्व है, किसी के घर पे पत्थर चले हैं, किसी की जान गई है, किसी की इन्होंने हत्याएं की हैं। ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम, और ये इंतजार कर रहे हैं कि कल को फिर से कांग्रेस सत्ता में आएगी, ये फिर से वही काम करेंगे। ये सब अपराधी गैंग है, ये सब यहाँ के माफिया हैं, जिनको दिल्ली का माफिया या नोएडा का माफिया जो चाहे कहे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शय पर तो राहुल गांधी कहते हैं ना कि हाँ, चुनाव आयोग को कि हमारी सत्ता आने दीजिए, फिर देखिए अगर आप रिटायर हो गए तो भी आपको ढूंढ कर ले आएंगे, आप बच नहीं सकते हैं। ये बातें राहुल गांधी कैसे बोलते हैं? इन्हीं सबके आधार पर तो बोलते हैं सर। लेकिन अब अगर माफी मांगी है राजदीप सरदेसाई ने, तो मैं तो चाहती हूँ कि जो उनके इस हरकत की वजह से, उनके ऐसे स्टिंग ऑपरेशन की वजह से जिन जिन लोगों को दिक्कतें हुई हैं, उसकी भरपाई भी होनी चाहिए। वो किस मानसिक उत्पीड़न से गुजरे, किस मानसिक तनाव से गुजरे, उन सबकी भरपाई भी इन जनाब से होनी चाहिए। इतनी आसानी से छूटनी नहीं चाहिए। लेकिन चलिए, कम से कम ये तो है कि अब माफी मांगे, तो इसके जरिए हमने कम से कम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश तो की कि किस तरह की पत्रकारिता करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का ढिंडोरा पीटते हैं, और भारत में पत्रकारिता स्वतंत्र नहीं है। विदेश जाकर राहुल गांधी ये फरमाकर आ जाते हैं, बोलने की आजादी नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी, तो ये सारे के सारे पत्रकार किस तरह की पत्रकारिता करते थे, उसका जीता जागता नमूना राजदीप सरदेसाई है। आपने सर समय निकालकर इस विषय पर जो इतिहास खंगाला है, पुराने सारे स्टिंग ऑपरेशंस के बारे में जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी है, जिनको शायद पता भी नहीं होगा इस तरह की बातों का, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।